आगे का जो केस है हैंकल स्पाइक इंडिया लिमिटेड का, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, रिसेंट डिसीजन 2015 का, इसलिए इसको अपन इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। अब अपने को एक और चीज़ का डिफ्रेंशिएशन सीखना है कि भैया केस लॉ जो आते हैं वो थ्योरी वाले कौन से केस लॉज आते हैं और प्रैक्टिकल वाले कौन से आते हैं, क्योंकि अपने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं उसके अंदर कुछ केस लॉज इनबिल्ड होते हैं। तो इस तरह के इनबिल्ड जो केस लॉज हैं वो कंटिन्यूसली दो आ रहे हैं, ये इनबिल्ड आ सकते हैं और थ्योरी में भी आ सकते हैं, तो इनको अपने को ध्यान में कैसे रखना है। ठीक है, चलते हैं इस पे फैक्ट्स ऑफ द केस। ये जो केस है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिसेंट डिसीजन है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, और इसके अंदर एक चीज़ अपने को जो डिसाइड करनी है वो ये कि टैक्सेबिलिटी जो है कौन से ईयर में अराइज हो रही है। द असेसी केम आउट विद अ पब्लिक इशू। इस कंपनी का एक पब्लिक इशू आया विच वॉज इन जनवरी 1992। जनवरी 1992 मतलब कि हो गया असेसमेंट ईयर 92-93। और इसके बाद में ये जो पब्लिक इशू आया तो ये पब्लिक इशू ऑफर का क्लोजर का जो तारीख था वो था 3 फेब, बट अलॉटमेंट क्या हुआ उस ईयर में हुआ नहीं है। अलॉटमेंट जो है आगे के ईयर में हुआ, मतलब असेसमेंट ईयर 93-94 में। अब ऐसे में होता क्या है, जब भी कोई आईपीओ आता है या जब अपने को कंपनी एक्ट में अपन ने देखा होगा कि वहाँ पर एक प्रोसीजर है कि जब तक शेयर अलॉट नहीं होता तो शेयर एप्लीकेशन का जो मनी है एक सेपरेट अकाउंट में रखना है अपने को। जब अपन सेपरेट अकाउंट में रख रहे हैं तो अब वहाँ इस केस में पर्टिकुलरली हो क्या रहा है कि वो इंटरेस्ट अमाउंट पे, वो शेयर एप्लीकेशन अमाउंट पे इंटरेस्ट अर्न हुआ। इंटरेस्ट जो अर्न हुआ वो जब पैसा डिपॉजिट हुआ उस पीरियड से लेके जब शेयर अलॉट हुए उस पीरियड तक का था, और अलॉटमेंट जो है वो अगले फाइनेंशियल ईयर में हुआ। तो जब ये अलॉटमेंट हुआ तब तक हो चुका था जून, एप्लीकेशन मनी कब आया है जनवरी, एप्लीकेशन क्लोजिंग का जो प्रोसीजर था वो कब था फेब में। फेब से लेके पूरा आगे का जो पीरियड है जून तक का, वहाँ तक वो जो पैसा है वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में था और वहाँ पे इंटरेस्ट अर्न हुआ। केस की लैंग्वेज पे आते हैं। द शेयर एप्लीकेशन मनी collected from the applicant were deposited in the bank for 46 days in accordance with the requirements of law. On this deposit, assessee earned interest of 183.32 lakh. The shares were ultimately allotted in June 1992, that is assessment year 93-94. The applicant who were not allotted the share got their application money refunded along with interest. क्योंकि जिनको शेयर्स अलॉट नहीं हुए और एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद में अगर आप रिफंड शेयर एप्लीकेशन का मनी वापस जब दे रहे हो तो उस टाइम पे उसको इंटरेस्ट के साथ देना पड़ता है। तो जो इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर हुआ वो भी आपका शेयर एप्लीकेशन का जो रिफंड का पेमेंट है उसके साथ में आपने किया है। However, the assessing officer taxed the entire interest income in the year of public issue. जब पब्लिक इशू हुआ 1992-93 उसी पीरियड में उसने उसको टैक्सेबल किया, जबकि शेयर जो है वो अलॉट हुए अगले फाइनेंशियल ईयर में, दैट इज असेसमेंट ईयर 1993-94 में। ठीक है, असेसी ये बोलता है कि हमने ये जो पैसा डिपॉजिट करके रखा वो एक ट्रस्ट के लिए रखा, क्योंकि वो शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट होता है और उसमें वो पैसा जाता है, क्योंकि जब पैसा अलॉट नहीं होता है तब तक वो कंपनी जो है उस पैसे को यूज़ नहीं कर सकती जब तक अलॉटमेंट नहीं है, और अगर अलॉटमेंट नहीं है और रिफंड है तो फिर वो रिफंड भी उसी अकाउंट से वापस दिया जाता है। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्या डिसीजन दिया? The High Court noted that the company is required to keep the money in a bank account which yields interest. The interest so earned cannot be regarded as an amount which is fully available to the assessee for its own use. ये important हो गया इसमें कि भैया उस अकाउंट के अंदर जो पैसा पड़ा है उसको आप यूज नहीं कर सकते,
कब तक नहीं कर सकते? जब तक शेयर अलॉट नहीं हुए, तब तक वो पैसा कहाँ रहेगा? बाहर रहेगा। कंपनी उसको यूज कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है, राइट। Since the interest is an amount which accrued on a fund which was held in trust until the allotment of shares got completed and monies are returned to those to whom shares are not allotted. हाई कोर्ट में आगे और जो डिसीजन में अपने चीजें बोली हैं उस पर आते हैं। द हाई कोर्ट ऑल्सो ऑब्जर्व The High Court also observed that no part of the fund, neither the principal nor the interest, can be utilized by the company. Correct है. When the amount is repaid in case of non-allotment of share, it has to be repaid with interest, which is prescribed under Companies Act. It is only after the allotment process is complete and all monies which are refundable are refunded with interest, whether interest becomes payable, the balance remaining application money can be regarded as belonging to the company, and such money can only be used by the company. The application money, as also interest earned, remain in trust in favor of जनरल बॉडी ऑफ द एप्लीकेंट्स, क्योंकि वो जो अकाउंट है उसको बोलते हैं कि वो शेयर एप्लीकेंट्स का अकाउंट होता है वो, until the process of allotment is completed in all respect. As the amount of interest in the bank account include interest payable to the applicant to whom the shares are not allotted, the trust would terminate only after allotment. The interest on balance application money amount would accrue to the company only after completion of allotment. देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस को देखो, क्योंकि वहाँ पे एक एज्यूम करते हैं कि 100 करोड़ रुपया शेयर एप्लीकेशन का मनी आया होगा, उसमें से ये मानता हूँ कि 40 करोड़ का अलॉटमेंट हुआ और 60 करोड़ का पैसा रिफंड हुआ। इंटरेस्ट तो 100 करोड़ पे आया होगा। 100 करोड़ पे अगर इंटरेस्ट आया है तो 60 करोड़ जो वापस जो देना है उसके साथ उसका इंटरेस्ट भी जाने वाला है। बाकी के जो 40 लाख जिस पे शेयर्स अलॉट हुए वो पैसा कंपनी के पास आने वाला है। पर अब कंपनी का अधिकार, कंपनी का राइट ऑन दैट मनी व्हेन इट अराइज व्हेन अलॉटमेंट प्रोसीजर वाज कंप्लीट। तो अलॉटमेंट प्रोसीजर जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे आके वो कंपनी की इनकम होती है। इसलिए और उसके बाद में ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट होल्डिंग दैट द इंटरेस्ट इनकम एक्रूज टू द कंपनी ओनली इन द असेसमेंट ईयर इन विच अलॉटमेंट इज कंप्लीटेड, क्योंकि उसके पहले उस पैसे पे कंपनी का अधिकार नहीं होता है। तो ये कैसा है कि एक सिंपल 2 नंबर के लिए, 2 मार्क्स के लिए आपको जो प्रैक्टिकल जो आते हैं ना उसके अंदर एक ठूसा जा सकता है, कहीं पे भी ये हिडन एडजस्टमेंट हो सकती है। अगला जो क्वेश्चन है अभी का जो था उसका नाम था क्या था, हैंकर्स पिक। और अभी ये जो है केस के एंड कंपनी, थोड़ा सा स्वैग लेके भी इसको याद कर सकते हैं, के एंड कंपनी, ठीक है। अब ये जो केस लॉ है इसको भी लगभग मैं ये मानता हूँ कि ये थ्योरी पे कोई पूछेगा नहीं। ये आएगा कैसे, एक एडजस्टमेंट के तौर पे जो कि आपके किसी प्रैक्टिकल सम में इनबिल्ट होगा और वो अपने को पहचानना होता है। तो बहुत बार अगर पहचान नहीं पाते हैं और वहाँ पर अगर केस का नाम नहीं लिख पाते तो वो प्रैक्टिकल के जितने नंबर मिलने चाहिए उतने मिलते नहीं हैं। के एंड कंपनी का ये जो है केस, इसमें डिसीजन ये करना है कि वो आपका बिजनेस इनकम है कि वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, ठीक है। मार्जिन मनी जो है, मार्जिन मनी वो रखा हुआ है, मार्जिन मनी पे इंटरेस्ट अराइज हो रहा है। वो जो मार्जिन हमने दिया है या सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने जो दिया है, इट इज़ गिवन फॉर बिजनेस,
ठीक है, अब आते हैं ये यहाँ पे लैंग्वेज क्या बोल रहा है। फैक्ट्स ऑफ द केस, द असेसी रनिंग अ लॉटरी deposited certain funds with a bank in order to obtain bank guarantee to furnish to the state government of Sikkim. सिक्किम की सरकार लॉटरियाँ चलाती है, अपने यहाँ पे दूसरी और कोई सरकार ऐसी नहीं है, एक दो सरकारें ऐसी है स्टेट गवर्नमेंट्स जो लॉटरियाँ चलाती हैं, अदरवाइज कोई भी दूसरी सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, वो लॉटरीज नहीं चलाती हैं। तो उसके लिए अगर आपको बैंक गारंटी की ज़रूरत है और आपको एक अप्रूवल की ज़रूरत है। अप्रूवल के लिए आपको चाहिए बैंक गारंटी। बिना बैंक गारंटी के डिपॉजिट के आप लॉटरी रन नहीं कर सकते, और लॉटरी जब आपने वो रन करनी है उस टाइम पे पता क्या है कि बहुत बार फंड्स एज अ मार्जिन आपसे डिपॉजिट लिया जाता है, आप अगर लॉटरी इशू करना चाहते हो, वो इसलिए वहाँ पे बैंक गारंटी आपसे ली जाती है ताकि इन द इवेंट ऑफ फेल्योर ऑफ द कंपनी वो बैंक गारंटी को इन्वोक किया जा सके, उसको यूज़ किया जा सके। क्योंकि होता क्या, प्राइस मनी डिक्लेयर हो जाता है और फिर कुछ ऐसे लॉटरी इशू करने वाले जो कंपनियां हैं वो भाग जाती हैं, तो उसके लिए बैंक गारंटी वहाँ पे ज़रूरी है। द फंड्स विच वेर हेल्ड एज अ मार्जिन मनी अर्न सम इंटरेस्ट, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट भी आया, क्योंकि ऑब्वियस सी चीज़ है, जब है ना कोई कंपनी बैंक गारंटी इशू करती है तब कुछ ना कुछ मार्जिन वो अपने पास रखता है। अप्रॉक्सीमेटली अभी का जो सिनारियो है उसमें अगर देखा जाए तो 100 करोड़ की अगर बैंक गारंटी कोई बैंक अगर इशू कर रहा है तो वो लगभग मिनिमम टू मिनिमम 50 करोड़ का आपसे एफडी लेगा, 50 करोड़ का एफडी लेगा और उसके सामने 100 करोड़ की बैंक गारंटी आपको इशू करेगा। तो अब यहाँ पे इशू क्या है? The issue under consideration is whether such interest income would be taxable under the head profits and gains from business profession or under income from other sources. हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन सिंपल है बहुत ही। The High Court noted that interest income from the deposits made by the assessee is directly linked to the business of the assessee. It is directly linked to the business of the assessee, and such income cannot be treated as income under income from other sources. ऐसा क्यों भैया? Because without that margin money, without that bank guarantee, you cannot run your business. You have kept that fixed deposits or the margin money with the bank because you want to run your business. And you are getting interest on those FDs, and that FD income is your business income only, because it is not from other sources, because without that bank guarantee and that margin money you cannot run your business. The margin money requirement was an essential element for obtaining the bank guarantee, which was necessary for the contract between the state government of Sikkim and the assessee. If the assessee had not furnished the bank guarantee, it would not have got the contract for running the said lottery. So High Court का observation, accordingly, it is held that interest income received on funds kept as margin money for obtaining the bank guarantee would be taxable under the head profits and gains of business and profession, कि वो business profession का income होगा। अब ये इस पे झगड़ा assessee ने क्यों किया होगा? क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बिजनेस इनकम में लॉस होता है और आपको अदर सोर्सेज में प्रॉफिट होता है, और अदर सोर्सेज का प्रॉफिट आपके बिजनेस के जो लॉसेस है उसके सामने एडजस्ट नहीं होते। तो यहाँ पे उसको उस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए ये शायद केस इतना लंबा चला होगा जब तक हाई कोर्ट तक ये पहुँचा होगा। ठीक है, अब अपने जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिकल्स, उसमें अपने को ये देखना है कि अगर कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है तो वो कहाँ से आ रही है, और अगर वहाँ पे कोई मार्जिन दिया है, कोई डिपॉजिट किया है, तो वो किस पर्पस के लिए किया हुआ है। एक्स्ट्रा फंड को पार्क अगर वहाँ पे किया गया है तो दैट इज योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बट इफ इट इज अ ऑब्लिगेशन, मतलब जरूरी था, फॉर एग्जांपल कि सर्विस टैक्स, इसमें सेल्स टैक्स में वैट में रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 25,000 की 30,000 का डिपॉजिट लेते हैं,
ठीक है। वो डिपॉजिट का अगर पैसा अगर आप नहीं देते हो वहाँ पे, एफडी अगर उनके नाम से लिंक नहीं करते हो, तो वो आपको सर्विस टैक्स का लाइसेंस इशू नहीं करते, सर्विस टैक्स का नंबर, टिन नंबर आपको इशू नहीं होता है। या ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जैसे कि सेबी का लाइसेंस है, स्टॉक ब्रोकर का लाइसेंस है, एनएसए का उसने मेंबरशिप अगर लिया है तो वहाँ पे उसको 50-1 लाख रुपए का डिपॉजिट दे के रखना पड़ता है, कैश मार्जिन रखना पड़ता है कि कहीं पे मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी आए तो कहीं स्टॉक ब्रोकर भाग ना जाए। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं उस एंगल से अगर देखा जाए तो वो जो पैसा हमने वहाँ पे दिया, वहाँ पे जो बैंक गारंटी दी या वहाँ पे जो डिपॉजिट दिया, वो जो दिया फॉर बिजनेस दिया हुआ है, तो दैट विल बी योर income and that will be that interest income will be your business income, not your other sources income. Okay.